तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों मैं लेकर आज का हूँ क्लास 10 का नॉन हिंदी ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आराम से आप 50 में से 30 नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, 20 ऑब्जेक्टिव आता है, वो 15-20 तो आता है ग्रामर से, और आराम से 25-30 नंबर सब किताब से आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा है, इससे इसको पढ़ने के बाद आराम से आप एक एक नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में बता देंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे मुसीबत। क्वेश्चन 2 में है, चमन का अर्थ फुलवारी। तू जिंदा है तो कविता शंकर शिलेंद्र। शंकर शिलेंद्र जमीन पर क्या उतारने के लिए लाने कहता है स्वर्ग। कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है जमीन पर। कौन सी कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है, तू जिंदा है तो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, हमारे कारवां को किसका इंतजार है, मंजिलों का। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, गिरेंगे जुल्म के महक बनेंगे नवीन घर अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ले जमीन पर। ये पंक्ति क्या है, तू जिंदा है तो। बूढ़ी आंख पेट की बुढ़ी दिल की दाग, ये दब नहीं सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब ये। प्रस्तुत कविता किस कवि का है, संघर्ष शैलेंद्र। तू जिंदा है तो कविता की यकीन कर जीत डॉट डॉट मतलब जीत यकीन कर। क्वेश्चन में 11 पढ़ते हैं, बूढ़ी आंख पेट की बुढ़ी दिल की दाग, ये दब न सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब। ये दाग मतलब डॉट डॉट ये दाग। ठीक है, तो दोस्तों बुढ़ी है आंख पेट की, बुढ़ी है दिल के डॉट डॉट ये दाग, ये दब सकेंगे नहीं इंकलाब ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उमंग, अगर कहीं स्वर्ग है तो उमंग मतलब अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे उतार ले जमीन पर। ठीक है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में कवि क्या गुजरने की जाने की बात कही है, कष्ट और जुल्म। तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक है, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए होगा। तो ईदगाह में जाते हैं, रमजान के कितने रोजे के बाद ईद आती है, 30। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, 3। महमूद के पास कितने पैसे, 12। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, ईदगाह के पास किस वृक्ष की छाया मिली। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, सिपाही। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम क्या है, अमीना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, गाँव से ईदगाह कितनी कोस दूर है, 3 कोस। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, हामिद के पिता का दोस्तों का नाम, हामिद के। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, हामिद के दोस्तों का नाम क्या है, सिपाही, नूरे और मोहसिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, मेले में हामिद क्या खरीदता है, चिमटा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, मेले में समी ने क्या खरीदा, खंजरी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है, मोहसिन, रेवरिया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, ईदगाह से कहानी के लेखक है प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, कौन सी कविता वंचित बचपन की परिस्थितियों से मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है, ईदगाह। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, प्रेमचंद्र रचित पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनों को आधारित है, ईदगाह। हामिद की दादी का नाम क्या है, अमीना। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगली ताबीज जल जाती है इसलिए उपयुक्त ईदगाह। क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं, हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है, ईदगाह। तुम डरना नहीं माँ, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, ये किसने कहा, हामिद ने। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या अपने अपने खिलौनों से खिला। हामिद के पिता की मृत्यु कैसी हुई, हैजा के कारण। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है, वकील। क्वेश्चन 23 पढ़ते हैं, हामिद के पास कितने पैसे थे, 3। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, स्नेह अतिरिक्त मन गदगद हो गया। कर्मवीर चैप्टर कर्मवीर में पढ़ते हैं, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देव बना, किस कविता से है कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, कर्मवीर पर्दों को काट कर क्या बनाते हैं, सड़क। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, सब जगह सब काल में फूले फले मिलते हैं, कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बनाती है, चांदनी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, कर्म के प्रति निष्ठा व्यक्ति की निर्धारित सफलता निर्धारता करती है। ठीक है, वीर भीर में क्या नहीं दिखाते हैं, चंचलता नहीं दिखाते हैं। कर्मवीर कांच को क्या कर देते हैं, क्या दिखा देते हैं, रतन बना के। हीरा किससे बनता है, कार्बन से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बात देने की बात करती है, नदी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, कवि के अनुसार जंगलों में मंगल रचा देने का काम कौन करता है, कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, देखकर बाधा विविध बगुन विविध घबराते नहीं पकती, किस कविता की है, कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, कौन सी कविता बाधाओं से बूझते हुए कर्मशील लोगों की बात करती, संस्कृति का निर्माण करती है, कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, कवि हरिओद द्वारा पाठ्य पुस्तक की रचित है, कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देव बना, काम पड़ने पर जो कर देता है शेर का भी सामना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पर्दा पढ़ते हैं, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, वे शिखरों मरुभूमि नदियां बहा देते हैं, उपयुक्त दोहा को रचनाकार है, हरिओद। कामता प्रसाद श्री काम।
रचनाकार कौन है? हरिओद। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से चीज नहीं चुराता है? कर्मवीर। आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, पक्तित कविता है कर्मवीर की। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, काम को जो आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते हैं, किस कविता की पंक्ति है? कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, कोस कितने ही चले पर वो थकते नहीं, किस कविता का है? कर्मवीर। क्वेश्चन नंबर बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, कबीर को साहब मानने वाला पात्र है? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की प्रभातिया कब से शुरू होती है? का कब से शुरू होकर किस महीना तक चलती है? तो दोस्तों कार्तिक से लेकर फागुन तक चलती है। ठीक है, कार्तिक में शुरू होती है और फागुन में खत्म होती है। ठीक है, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चियोगोना, बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, अपने अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत ये गाने लगते हैं। ठीक है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक। बाल गोविंद भगत का बेटा था सुस्त। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया बेटे की मृत्यु के दिन। ठीक है, बाल गोविंद भगत की पतोह थी सुशील थी। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान करने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? 60 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। 12 क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत किन के गीतों को गाते थे? कबीर अर्थात साहब के। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का किससे आग दिलाई? पतोह से। बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना? रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत की प्रभातिया कब से शुरू होती है? कार्तिक माह से लेकर फागुन माह तक। ठीक है, गर्मी में बाल गोविंद भगत की संज्ञा उमसवारी शाम को भी शीतल कर देते। ठीक है, जो कि खेत में पैदा होता है सिर सिर पर लाद कर पहले बाल गोविंद कहाँ लगे जाते थे? तो वो साहब के दरबार में लगे जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार है? रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन 19 पढ़ते हैं, जाड़े में बाल गोविंद भगत किस रंग की कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं? काली। क्वेश्चन 20 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को किसके साथ भेज देता है? भाई के साथ। क्वेश्चन 21 पढ़ते हैं, बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत किसके साथ भेज देते हैं? भाई के साथ। तो रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते हैं? कबीरपंथी की कनपट्टी टोपी पहनते थे। अब हो गया हंड्रो के जलपात। ठीक है, कामता प्रसाद से काम कीमती के अनुसार। अब शुरू हो गया हंड्रो का जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दिक्कमती के अनुसार हंड्रो कितने मील दूर हंड्रो कई पुनः प्रवाह देखा है? 7। ठीक है, रांची से 7 मीटर मतलब दूरी में कहीं बहुत बड़ा हंड्रो का मील दिखाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, रांची और पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हंड्रो पहुंचने वाली सड़क मिलती है? 14। ठीक है, रांची से पुरुलिया 14। ठीक है, और पुरुलिया से पुरुलिया से छोटा नागपुर 7। ठीक है, 14। ठीक है, स्वर्ण का एक टुकड़ा है छोटा नागपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, पुरुलिया रोड से हंड्रो की दूरी है 13 मील। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं, हंड्रो को पानी किस तरह का चक्कर काटता है? शाम की तरफ चक्कर काटता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, रांची में हंड्रो की दूरी कितनी है? 27 मील। स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितनी मील आगे आकर झरना है? हंड्रो का झरना है 50 मील आगे जाने के बाद झरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, हंड्रो के झरना की ऊंचाई कितनी है? 243 फुट। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, हंड्रो को जलप्रपात संस्कृति की विविधता को बांधने वाली कैसा बताता है? आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, हंड्रो का जलपात पाठ में जलपात के किसके साथ सुंदर वर्णन है? पहाड़ नदी जंगल। स्वर्णरेखा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। लेखक को क्वेश्चन नंबर 12, लेखक को हंड्रो जलप्रपात के वातावरण की सुंदरता ऐसा मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप आ गए। ठीक है, डॉट डॉट देवलोक के समीप आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, कामता प्रसाद से काम का यात्रा वृत्तांत है? हंड्रो के जलप्रपात। शादी के बजता महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। मंजिल पहुंचने के लिए मार्ग भी महान चाहिए। यह उक्ति है महात्मा गांधी की है, यह बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, अबरग और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हंड्रो के जलप्रपात में अबरग और कोयला का बात किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, सोनेगा नदी रांची धनबाद श्रीभू में बालासोर जिला से होकर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर ये न जाने कितना पहाड़ दान कर चुका है, इसको कोई अभिमान नहीं। हंड्रो के जलप्रपात। क्वेश्चन 18 पढ़ते हैं, हंड्रो के जलप्रपात पाठ साहित्य की कोर्स विधा यात्रा वृत्तांत। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार गरीबी और मृत्यु ये पंक्ति किस? हंड्रो का जलप्रपात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, हंड्रो के जलप्रपात पहाड़ में जलप्रपात के किसके साथ सुंदरता का वर्णन है? पहाड़ नदी जंगल के देखने से उसका सुंदरता बढ़ता है। ठीक है, हंड्रो जलप्रपात का। क्वेश्चन 21 पढ़ते हैं, हंड्रो के जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की लीलास्थाई है हंड्रो के जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, झरना के एक और जंगल रांची है और दूसरी और हजारीबाग। ठीक है, बिहारिक 2 छठवां चैप्टर।
गोपियों ने कृष्ण की मुरली कहाँ छुपाई बातचीत करने के लोभ से। बतरस लालच की मुरली धुरी लुकाए काव्य पकती है बिहारी दोहे से। क्वेश्चन नंबर 3, नृत्यकालीन प्रसिद्ध कवि है बिहारी। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, गुण के। बिहारी के अनुसार रामो कैसा प्रसन्न होते हैं, सच्चाई से। देव जो देता है उसे क्या करने के लिए, बिहारी कह रहे हैं स्वीकार करने के लिए। मेरे भाव बाधा हरो नगरी सोए, ये पक्ति है बिहारी लाल की। बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं होता है, गुण के। बिहारी किस काल के सिंगारी कवि है, रीति काल के। बिहारी दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है, भक्ति प्रेम नीति परक। मेरे भाव और राधा हरे झाई श्यामू, हरे धाय। इस दोहे में बिहारी किनको महिमा गुणवन क्या है, राधा का। कबीर नर के मन की तुलना किससे करता है, नल के जल से। शेख सबे बहुतू कहे, बिहारी किसके साथ में कहते हैं, गोपियों के साथ। जय माला छवि तिलक सर न को आमा, मन काचे नाथे वृथा, सांचे रामो राथा, सांचे राचे रामू। उपयुक्त दोहा किस कवि का है, बिहारी का है। उसमें 15 पढ़ते हैं, धीरज साज न लेहू, सुख ही न भूल देहू, क्यों कर दही सलहू साई। तो इसका साई हो जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट साई हो जाएगा। उसमें 16 पढ़ते हैं, मरे न होजू कुनून, बिरदू बराया पाया, का धतूरे सुकना गहनो गरयो न जाया। किस शीर्षक पाठ की पक्ति है, बिहारी दोहे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है, धतूरा और सोना का उपयोग में कनक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है, धतूरा और सोना। बिहारी दोहे में कितने दोहे शामिल है, 3 तरह के दोहे शामिल है। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन के अर्थों में किया गया है, धतूरा और सोना। धीरज साज न लेहू सुख न भूल किस पक्ति है, बिहारी दोहे। हंडू जलप्रपात किस राज्य में है, झारखंड में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, ठेस फंस नाद दरुनु, काकी की सबसे छोटी बेटी है मानू, श्रीचंद को घी के साथ डारी के साथ क्या पसंद है, चूरा। दूसरे दिन किसकी पहली पक्ति, 7 तारे जगमा उठे चीख की। मछली भाभी शेषन के सूप में क्या फिकर देती है, बूंदिया। शेषन ने किसे बेपानी कर दिया, पचानंद चौधरी की छोटी लड़की को। शेषन जाति का था, कारीगर था, ठीक है। शेषन को लोग क्या समझते थे, चटोर। ठेस कहानी का पात्र शेषन का, कविता नहीं है ठेस। मिथिलांचल के लोक संस्कृति का प्रभाव ठेस में है। ठेस कहानी में लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है, मिथिलांचल। ठेस कहानी के लेखक कौन है, फरीसाद नाथ रेणु। ठेस कहानी के किसके मन की विशेषता का कलाकार। क्या समझते हैं, ठेस कहानी का महत्वपूर्ण योगदान है, श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराई में उसकी परख, ठीक है। मोर वाली धोती का दाम से चन्ने को कितना देने लगा, मोहर छाव वाली धोती के दाम से चंद को कौन देने लगा, कौन देने लगी, मानू दीदी ने, ठीक है। सिरचन को पान का बीरा किसने दिया, मानू दीदी ने। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है, 8 रुपया। ठेस एक है आंचलिक कहानी। सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है, सिर पर चीख, एक जोड़ी आसिन कुश की। हजरत नादनूर की कहानी है ठेस। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान गिनती नहीं करते, किसकी नहीं करते, सिरचन की नहीं करते हैं। तुम्हारी भाभी नाखून से खोजकर तरकारी पहुंचती है, किसने कहा, सिरचन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं, आज दिन उमत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई, किसने कहा, लेखक की माने। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं, पचानंद चौधरी के किस टोली के थे, भरान टोली के। क्वेश्चन 25 पढ़ते हैं, सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते हैं, माँ से। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं, किसकी मरैया के पास बड़े ना बड़े बाबू लोग की सवरिया बांधी रहती है, सिरचन की मरैया के पास। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं, किसकी विदाई होने लगी थी, लेखक की छोटी बहन की। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं, ऐसे जाने जाते हैं कि मोर्च बोली धातु अच्छी चीज बनती है जो भैया खबर भेज देती है, किसने कहा, मानू भाभी ने, ठीक है। ठेस शीर्षक कहानी में कौन दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर आया, सिरचन। बच्चे की दुआ है एक प्रार्थना गीत, नेक का अर्थ है अच्छा, दरिंदों और वंचितों की हिफाजत का संकल्प बच्चों की दुआ में। मोहम्मद इकबाल अपने दम पर अंधेरा कर देना दुनिया का, ठीक है। जैव का अर्थ होता है वृद्ध। कवि अल्लाह से किस चीज की बचाने की दुआ करता है, बुराई से। इस कविता का रचयिता कौन है, मोहम्मद इकबाल रचयिता है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह पे उस राह पे मुझको रिक्त स्थान पूरा करना, मतलब चलाना मुझको, ठीक है। खुद से बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने की दुआ किस कविता में मांगी है, बच्चे की दुआ में, ठीक है। हो मेरे दम से हुई मेरे वेतन की जीनत जिस तरह हो मेरे दम से हुई जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। उपयुक्त दोहा, जीनत का अर्थ है शोभा, ठीक है। जीनत का अर्थ होता है शोभा, जीनत का अर्थ होता है शोभा। मेरे अल्लाह से बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह पे मुझको चलाना, इस कविता का है। बच्चे की दुआ, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यारा, पकती है, बच्चे की दुआ से। दूर दुनिया से मेरे अंधेरा हो जाए, पकती से, बच्चे की दुआ। आंसू का सत्याग है, सिस्तिया चैप्टर।
स्त्रियों पर निहत्थे वार नहीं करेगी। यह उक्ति किस पास से ली गई है? अशोक सस्त्याग से ली गई है। बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? अशोक ने। कितने साल के युद्ध के बाद कलिंग नहीं जीता सका? 4 साल के बाद भी कलिंग नहीं जीत पाया। स्वयं शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा किसने की? अशोक ने। मैं स्त्रियां पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा किसने कहा? अशोक ने। मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा पक्ति किसने कहा? अशोक ने। पद्मा संबंधित है पद्मा से। पद्मा चैप्टर 4 साल तक चला कलिंग युद्ध। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? अशोक ने। पद्मा का संबंध है कलिंग युद्ध से। बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सरदार किस वस्त्र धारण किए हुए थे? पीला। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकली? स्त्रियों की। अपने पाठ्य पुस्तक में वसुधा श्रीवास्तव द्वारा लिखित एकांकी अशोक सत्याग पद्मा कौन थी? कलिंग महाराज की बेटी थी। अशोक सत्याग गद्य की कौन सी विधा? एकांकी। सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देता है? पद्मा के सामने। जिस सेना ने तुम्हारे भाई पिता पुत्र हत्या की वो तुम्हारे सामने खड़ी है। यह कथन किसका है? सम्राट अशोक का। अशोक सस्ता कहाँ की रचयिता कौन है? वसुधा श्रीवास्तव। अशोक कलिंग की राजकुमारी पद्मा पर शस्त्र क्यों नहीं चलाते हैं? क्योंकि वो स्त्री थी। ठीक है दोस्तों। अहिंसा के पक्ष में अपने कथन का मार्मिक विकास करती है अशोक सत्याग। अशोक सत्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा? जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे ऐसा ही मेरा धर्म रहेगा। सम्राट अशोक ने। सत्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। अशोक ने किस युद्ध से सत्याग दिया? कलिंग युद्ध में। अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की? अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा। अशोक का सत्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों ने शिविर कहाँ लगे? मैदान में। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। ईर्ष्या तू न गई मन से। ठीक है। ईर्ष्या का मैं जलाना ऐसे व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है। जो उसके पास होता है उसके आनंद नहीं उठा पाता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है। चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता कहते हैं। ईर्ष्या को क्या कहते हैं? अनोखा वरदान। दिनकर किस रचनाकार से जुड़ा हुआ है? रामदास दिनकर। तो दोस्तों इसको फास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बहुत बड़ा चैप्टर दोस्तों, बहुत ज्यादा। इसमें 500 से ऊपर ही ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है दोस्तों। नेपोलियन की चाह होती है? सीजर से। हमें नहीं होना चाहिए, सालू नहीं होना चाहिए। निंदा क्या है? एक बड़ी बेटी के नाम है निंदा। वकील साहब है श्यालू। मूल रूप से रामदास चंद्रकर है कवि। तुम्हें निंदा वही करेगा जिसने तुम्हारी भलाई की। यह पक्ति है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। रामदास चंद्रकर का जन्म हुआ था बिहार में। लेखक के अनुसार निंदा का ईर्ष्या। ईर्ष्या का संबंध है प्रतिद्वंदिता से। ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? जिसका हृदय में उसका जन्म होता है। ठीक है। ईर्ष्या तो नगर में मन से साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। ईर्ष्या तो नगर में मन से रचयिता कौन है? रामदास दिनकर। ईर्ष्या तो नगर में मन से वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? बीमा एजेंट। रामदास दिनकर किस निबंध में जीवन व्यापार और टिप्पणी करता है? ईर्ष्या तो नगर निबंध से। ठीक है। तनाव को कम करने के लिए व्यक्ति को अपनी अंतर्मा डॉट डॉट अंतर्मा खास योगदान देती है। ठीक है। सही संतुलित जीवन के दृष्टिकोण से विकसित करने का ईर्ष्या ईर्ष्या तो नगर मन से लिया गया है। ठीक है। बाजार की मक्खियां छोड़कर एकांत की ओर भागो किसने कहा? नीचे ने कहा। ठीक है। तो नगमन से निदा शीर्षक पाठ में है कि जिस प्रखंड चिंता ने पकड़ लिया हो बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। ठीक है। डॉट डॉट मतलब खराब हो जाती है। क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होती है? अपनी ही कमियां में उसका व्यक्ति का पतन होता है। ठीक है। क्वेश्चन 27 पढ़ते हैं। ईर्ष्या न तो गमन से हृदय पर दंश का दाग कौन भोगता है? श्यालु व्यक्ति। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? सामने का सूर्य मगदम सा दिखने लगता है। कबीर के पद भक्ति काल के कवि है कबीरदास। कागज का अर्थ होता है कागज। ठीक है। मैं कहता हूँ आखिर देखिए तो कहता है कागज की लिखी उगती है कबीर के पद से। कबीर के पद के रचनाकार कौन है? कबीरदास। मोको कहाँ ढूंढने में मोको कहाँ गए भगवान को। कबीर ने भाई अम्बेडकर एवं अनुष्ठानों पर क्या लिखा? क्या किया? करारा परिहार प्रहार। कबीर ने कागज की लिखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है? आखिर देखी। मुको कहाँ ढूंढे मैं तेरे पास प्रस्तुत भक्ति उदित है कबीर के पद से। मुको का अर्थ है मुझको। कबीर किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। कबीर किस विचारधारा कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। किस कवि का भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपयोगिता यथार्थ है कबीर का। समझ 13 पढ़ते हैं। किनके कविता में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखें देखी की फसाना है कबीर की। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसके अपने भीतर साक्षात्कार की बात किसने की? कबीरदास ने। जिसमें ईश्वर का निरंकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं निर्गुण भक्ति काल। कबीर के पहले पद में किन विचारों खंडन किया गया है? रहन सहन का। कबीर के किस पद में कागज की लिखी जगह आखिर लिखी का प्रत्यय? पहले पद में विक्रमशिला। ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? आतिश दीपंकर। किसे शांति भद्र भी कहा गया है? हरिभद्र को। विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजा के समय में हुआ? धर्मकाल। 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ है? विक्रमशिला विद्यालय में। विक्रमशिला उत्कृष्ट शिक्षा का आंदोलन कब बना? 10वीं 11 सदी तक।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय कुल कितने पति थे? कौन को कुलपति थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे हरिभद्र। ठीक है। विक्रमशिला प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? 6। विक्रमशिला के कितने अध्यापक थे? 1000 अध्यापक थे। ठीक है दोस्तों। विक्रमशिला के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे? 6। विक्रमशिला के प्राथमिक खनन के दौरान भूमि की शीर्ष स्पर्श मृदा में भगवान बुद्ध आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध थे? खगोल विद्या में। लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? अतीश दीपंकर ने। आधुनिक भागलपुर जिला किस प्राचीन महाजनपद से जुड़ा अंग? विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ है? पाल वंश। विक्रमशिला का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 8वीं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश कब हुआ? 13वीं शताब्दी में सर्वनाश हुआ। विक्रमशिला साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध। पुरातत्विक खनन में कितने फुट की भूमि स्पर्श भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई? 4.5 फुट। 10वीं 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बना था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। 13वीं सदी के आरंभ में किसके आक्रमण के कारण विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वनाश हुआ? तुर्कों का आक्रमण से विक्रमशिला विश्वविद्यालय आक्रमण खत्म हुआ, सर्वनाश हुआ। ठीक है। क्वेश्चन किस पढ़ते हैं? भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य कैसे वन बनाकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? पुत्रवत मानकर। ठीक है। पुत्रवत मानकर। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा केंद्र था? बौद्ध काल में शिक्षा केंद्र था। भारत की अस्मिता का अवध्यभय कवच किसे कहा गया है? विक्रमशिला विद्यालय को। डीडी की डायरी, संजू डायरी लिखने की प्रेरणा किसे मिली? डीडी से। व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? डायरी लिखना चाहिए प्रत्येक दिन। सत्य के प्रयोग पुस्तक रिश्ता कौन है? महात्मा गांधी। भैंस से दूध लेना या कारीगरी करवाना किसने कहा? मालकिन ने। संजू डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? बापू से। 8वीं कक्षा में पढ़ती है संजू। संजू पिकनिक मनाने गए थे 3 जनवरी को। किताबें पढ़ने का शौक था संजू को। संजू की सहेली की शादी बचपन में कर दी गई थी नीलू की। संजू ने डायरी के पृष्ठ जो पढ़े किस महीने जनवरी के थे? संजू किस लड़की हंसमुख थी। संजू क्या पढ़ने का शौक था? कविता कहानी कॉमिक्स। संजू को उपहार में क्या मिलता है? किताब। तो चांद किसकी पहचान है? जापानी लड़की की। स्कूल में संजू किस तरह की किस चीज की तलाश करती है? कविता पुस्तक। ठीक है। दीदी डायरी साहित्य की विधा है कहानी। दीदी डायरी में जादू के कस्मे देखकर संजू दीदी मचल गई। ठीक है। दीदी डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? संकलित। दीदी डायरी किसके द्वारा लिखी गई? संकलित से लिखी गई है। स्कूल जाने के लिए घर से निकली तब वो कौन छीका? रिक्शा वाला ने छीका था स्कूल जाते वक्त। पीपल पीपल कविता केंद्र में है प्राचीन पीपल वृक्ष। कमल की कोमल ठंडक को कहते हैं मृणाल। पावस के फुहार पड़ने पर किस किस सितारे बढ़ जाते हैं? पंछी के। पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियां घर हैं? कोठर में। जल के ऊपर उठता मृणाल, पुंगी पर खिलता कमल लाल। यह पंक्ति है पीपल की। छायावादी कविता की विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। पीपल पाठ की विधा है कविता। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? गोल। निरक्षर के पास पीपल सुनता रहता है कलकल छलकल। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा लिखित है। पीपल कविता के रचयिता कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। पीपल के आसपास कौन पेड़ है? जामुन, इमली, करेल। प्राकृतिक चित्रण की उल्लेखनीय विशेषता है छायावादी। किसके पास खड़ा हो पीपल छलकल कलकल सुनता रहता है? निरक्षर के पास। उपयुक्त वृष्टि नवलील के वसुधा के झील जामुन तमाल करेल वस्तु कविता है पीपल। कवि के अनुसार पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं रह रह के। गोपाल सिंह नेपाली की रचना है पीपल। पीपल शीर्षक कविता किसका वर्णन है? वर्णीय परांतार के सौंदर्य का। पीपल कविता किससे हमारा आत्मीय परिचय कराता है? प्राकृतिक विविध रूपों को। बुलबुल पक्षी कब गाने लगती है? वर्षों की फुहार पड़ने पर। निर्दा में ही होता प्रभात कर जाती है। इस तरह रात फिर वह बात रही। बात किस कविता की है? पीपल की। दीनबंधु निराला की नियुक्ति किससे सबसे पहले कहाँ गई है? रामकृष्ण मिशन की सेवा से। दीनबंधु निराला किसके नाम से जुड़ा गया है? निराला के नाम से। कलकत्ता क्या है? महानगर। इच्छा पूर्ति करने वाली कल्पत्रु पेड़ को कहते हैं कल्पत्रु। दमकती दरिद्र दर्शनावली किस पाठ से संबंधित है? दीनबंधु निराला। भगवत विबुधि किनके खूब लिखी ली है? निराली जी को। कलकत्ता में है बेलूर मठ। जो रहीम दिन ही दिन बाई सम सोई किस लेखक से सटीक बंदी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीनबंधु निराला पाठ की विधा है निबंध। जो रहीम दिन ही लखो दीनबंधु सम यह किनके प्रसिद्ध दोहे की रचना है? रहीम। दीनबंधु निराला निबंध के लेखक है आचार्य सुबोध सहाय। आधुनिक काल के बेहद प्रसिद्ध है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तिगत जीवन का उद्घाटन करता है दीनबंधु निराला। इनके अधिकांश अवकाश काल दुनिया से बात बीतता है निराला का। धन जिनके पास अतिथि के समान अभिभाव की तरह टिकने आता है दीनबंधु निराला।
दीनबंधु निराला बगीचे समान किसके साथ घुल मिल जाते हैं? दूध मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं। याचकों के लिए कल्पतरु थे, उनके पितरों का मुक्त वस्त्र परस्त कौन थे? दीनबंधु निराला। ठीक है। कामिनी कंचन का त्याग करके कौन गृहस्थ या में किसानी से बने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दीनबंधु निराला सक पाठ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मित्रों के लिए क्या करते थे? मुक्त वस्त्र दोष प्रदेश थे। खेमा कैसी कहानी है? बाल मजदूरी की निश्चितता की उभारने वाली कहानी है। होटल के पास क्या है? क्लिनिक है। कसारा क्या लेने बाजार गया था? चाय पत्ती शक्कर लेने के लिए बाजार गया था। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे। किसने कहा? रागिर ने कहा था। नियति का अर्थ होता है भाग्य। तुम्हारा नियति खराब है, तुम्हारा भाग्य खराब है। मतलब खेमा शक कहानी के केंद्र में है बाल मजदूरी। किस कारण खेमा की पिटाई की गई थी? बर्तन न साफ होने पर। खेमा के पिता भरण भूषण से दायित्व से मुक्त होने के लिए किसके अपने बेटों को बेच दिया था? चार मतलब खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने बेटों को कितने बेटों को बेच दिया था? 4 बेटों को बेच दिया था। ठीक है, वो अपने पेट पालने के लिए। ठीक है। मुक्तकाशी होटल का मालिक कौन था? कसारा था। खेमा कितने वर्ष का था? 8-9 वर्ष का था। खेमा मालिक का कसारा से क्या मांगता था? चप्पल मांगता था। बाल मजदूर की निश्चितता पर उभारने वाली कहानी खेमा है। खेमा के बारे में क्या गलत है? वो लगभग 10-11 वर्ष का है। कौन सी कहानी हतवास्तविक बाल श्रमिक के प्रति संवेदनशील बनाती है? खेमा। मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला के दो। किसने कहा? खेमा ने। अपने पैरों पर पानी गिरने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती है? क्योंकि नंगे पैरों पर जलन आराम मिलता था। खेमा शक पाठ में तुझे मेरे सेठ ने रुपया देते हैं? किसने पूछा? लेखक ने। खेमा शक पाठ में तुझे मेरे सेठ ने कितने रुपए दिए? किसने पूछा? लेखक ने पूछा। ठीक है। 17 पढ़ते हैं खुशबू से हाथ वाला चैप्टर के कैवरा गुलाब खास खतरनी आम नाम अगरबत्ती में होते हैं। अगरबत्ती चैप्टर। ठीक है। खुशबू से हाथ पाठ की विद्या है कविता। अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई है खुशबू हाथ। खुशबू हाथ साहित्य की कौन सी विधा कविता? अरुण कमल द्वारा रचित का है खुशबू हाथ। गंदे मोहल्ले गरीब मशहूर अगरबत्ती बनाते हैं। केवड़ा गुलाब खास और ऋतुरानी बनाते हैं। ठीक है। खुशबू हाथ कविता की रचना है अरुण कमल। यही सी गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां प्रस्तुत पक्तियां किसकी है? खुशबू हाथ की। ठीक है। कौन कविता वंचित लोगों की समृद्ध आवादान की संविधा की रेखांकित करती है? खुशबू हाथ। ठीक है। खुशबू से हाथ कविता में श्रमिक को कैसी बस्ती में है? गंदगी के बीच। जैनब खानब कहाँ रहने वाली है? मथुरापुर कथरवा की। बिहार की बेटियों का असाधारण विशेषता का उद्घाटन किया गया है हौसले कुरान में। कोरिया का घर किस जिले में है? रोहतास जिले में है। कदम बड़ी और क्या बनी जाती है? डॉक्टर बनी जाती है। कदम किस जिले की रहने वाली है? मुंगेर। नरेगा कार्य ठेकेदार सामान बच्चे जुलूस नेत्री के कौन खड़ी हो गई? कदम। निम्नलिखित में पाठ में निबंध है। हौसले कुरान एक निबंध है। जैनब आजकल लड़कियों को किसका परीक्षण कराती है? कराटे का। सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ कौन सा आसान प्राप्त हुआ? प्रथम। शिवर के मोहम्मद अब्दुल खान की पोती थी जैनब। किसके माता पिता की पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? गुड़िया के माता पिता राजी नहीं थे पढ़ाई के लिए। अन्याय विरोधी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़ी हो जाने वाली थी कदम। गुड़िया पढ़ लेकर क्या बननी चाहती थी? अध्यापिका। ठीक है। हौसले कुरान कहाँ की बेटी का असाधारण विस्तार का उद्घाटन है? बिहार का। आधुनिक बिहार की बेटी संघर्ष और रोशनी हौसले कुरान में परिचित कराता है हौसले कुरान में। ठीक है। ज्ञान और स्वाभिमान का स्वाद किससे लग गया है? गुड़िया को। गुड़िया के पिता पेशे क्या था? ड्राइवर था। जन्म खाने को कराटे में क्या था? ब्लू बेल्ट। क्या प्राप्त हुआ? ब्लू बेल्ट। जन्ना कर्पूरी ठाकुर 19। ठीक है। कई ठाकुर कम से कम किस वर्ष विधानसभा सदस्य निर्वाचित होता रहा? 1952 से 1988 तक। ठीक है। कवि ठाकुर पहली बार किस जेल में भाग गए? दरभंगा जेल में। कवि ठाकुर का गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया है तब उनकी उम्र थी 6 वर्ष। कई ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने 1960 में। आजाद का गठन किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगस्त क्रांति कब हुई? 1942 में। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम चुनाव हुआ 1952। डॉट डॉट विभूतियों की जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार की विभूति जननायक कई ठाकुर समानी है। कई ठाकुर जन्म कब हुआ? 24 जनवरी 1921 को जन्म हुआ 24 जनवरी 1921 को। ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के जिले में हुआ? समस्तीपुर। जननायक किन पदों पर सुभूत हुए? कार्यवाहक अध्यक्ष, विरोधी दल के नेता, 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे। ठीक है। जननायक किन का उपनाम है? कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री? 2 बार। जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित आदर्श जनता के जननायक कर्पूरी ठाकुर सदस्य थे। ठीक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज का त्याग दिया था अगस्त क्रांति के दौरान त्यागा था। झांसी की रानी 20। ठीक है। झांसी की रानी ने लड़ाई थी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। वीर शिवाजी की कथा है किसी जवान याद थे या पाके है या काव्य स्मृति है झांसी रानी की। जिसे कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है उसे कहते हैं लावारिस।
बूंदेले हर बोले में मुंह मुंह से किसकी रचना सुनाई गई? लक्ष्मीबाई की। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं। ठीक है नीचे, चमक उठी सन 57 में। वो तलवार पुरानी थी। ये पंक्ति किस कविता की? झांसी की रानी। पुरानी तलवार कब चमक उठी? सन 57 में। पूरे भारत में फिर आई नौजवानी। यह पंक्ति बात को पूरा कहा गया है क्योंकि भारत एक इतिहास प्राचीन इतिहास है। ठीक है, इतिहास प्राचीन है। पाठ्य पुस्तक में सुभद्रा कौर चौहान रचित है झांसी की रानी। झांसी की रानी को किन की कथा जवानी याद थी? शिवाजी की। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी कवि कौन थे? सुभद्रा कौर चौहान। ठीक है, लक्ष्मीबाई किसकी मोहबली बहन थी? कानपुर की नाना साहब की। झांसी की रानी कविता किससे हमारा आगे साक्षात कराती है? जीवन वीर संघर्ष विद्रोह से। घायल होकर गिरी जाने उसे वीर गति पाने थी, किस कविता का है? झांसी की रानी। झांसी की रानी बचपन का नाम था लक्ष्मीबाई, नाम था बचपन का। झांसी की रानी शीर्षक कविता से हिंदी किसे कहा गया? रानी लक्ष्मीबाई को। क्वेश्चन में किस चिकित्सा के चक्कर बेटा बनारसी चिकित्सा के चक्कर किस लेखक की नींद खुली? एक बाग बजे कितनी नींद खुली थी? 3। चिकित्सा के चक्कर कहानी में लेखक की नींद कितने बजे खुली? 3 बजे खुली थी। राय कृष्णदास हफ्ते में कितनी बार दाढ़ी बनाते हैं? 9 बार। तो दंत चिकित्सक ने लेखक के प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? 3 रुपया। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। ये पंक्ति है चिकित्सा के चक्कर की। लुकमान था एक हकीम। जवाहरनाथ कादरजी फारसी एस कहाँ से की थी? लंदन से। चिकित्सा के चक्कर हास्य व्यंग के लेखक है बेड़ा बनारसी। चिकित्सा के चक्कर साहित्य की विद्या है हास्य व्यंग। लेखक बेड़ा बनारसी की इच्छा थी बीमार पड़ने की। नृत्य में किस पाठ की व्यंग है? हास्य व्यंग। चिकित्सा के चक्कर। चिकित्सा पद्धति विवासों का सवाल था पर गुब्बारा है। चिकित्सा के चक्कर। लेखक बेड़ा बनारसी कितने रसगुल्ले खाए थे? 6 रसगुल्ले खाए थे। लेखक बेड़ा बनारसी हमें कैसे तशरीफ लाए पालकी से? पहले पालकी चल रहा था। ठीक है, चिकित्सा के चक्कर पाठ में डॉक्टर ने दांत बनवाने के लिए कितने रुपए दिए लिए? 500 रुपया बताया। ठीक है, सुदामा से क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 22। ठीक है, श्री कृष्ण किन के पाँव को अपने अस्त्रजूल से धो दिए? मित्र सुदामा के। उपना का अर्थ क्या होता है? जूता। जंतवंश मणि किसे किन्हें कहा जाता है? कृष्ण को। कृष्ण ने किसे कहा कि चोरी की बानी में हौजू बरबोन? सुदामा से। नरोत्तम दास है कवि। सुदामा चित की रचना कौन है? नरोत्तम दास। सुदामा चित किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। सुदामा की पत्नी को अपनी पर झोंकता द्रविता पर झोंकता। ठीक है, सुदामा की पत्नी को अपनी द्रविता पर बहुत बड़ा झोंकता। ठीक है, सुदामा के पैर कैसे धुल गया? कृष्ण भगवान के आंसू से। सुदामा चित कविता के किस चावल पोटली छुपा रखे थे? कांख में छुपा रखे थे चावल की पोटली। ठीक है, कृष्ण जी को बाल सुखा से दमा क्या करते थे? भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। आगे चना गुरु मत खायो ले तुम चबी आयो मना, उसकी भक्ति कृष्ण की। सुदामा चित कविता किसे हमारा परिचय कराती है? प्राचीन पद से। अपनी गरीबी दूर करने के लिए सुदामा जी किसके पास गए? भगवान किसी कृष्ण का पास। कुछ नंबर 23 पढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर रॉबर्ट किरण के बच्चे। रॉबर्ट किरण के बच्चे कविता के रिश्ता डॉक्टर वियतनाम। वियतना का अर्थ है पीरा। जारे में रात की पार पकड़ रहा था, हिरण हो रहा था। कवि भटक गया था, हिरण का बच्चा भटक गया था। कवि हिरण के बच्चे को क्या आसमान देता है? तुम्हारी माँ मिल जाएगी। रामायण के हिरण के बच्चे की कविता का अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप याद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।